संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार। मैं टीना चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर। वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी लोगों की आवाज उठाई जाती है, जो जिंदे हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो अपनी बात को समाज के समक्ष रखना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ महेंद्र सिंह जी और राष्ट्रीय ऋषि जी जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जो हमारे स्पॉन्सर है, हम जैसे संविधान के ऊपर चर्चा करते हैं और संविधान के विभिन्न पहलुओं का, क्या भारत का संविधान जिंदा है, इस सीरीज के अंतर्गत उनका समीक्षात्मक अध्ययन करते हैं। इसको स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, सर का बहुत बहुत आभार। साथ ही हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि हमारे जो मेहमान में वो भी अपना माइक और कैमरा ऑन कर ले ताकि भी चर्चा की जा सके। हम आज सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हमने अपने पिछले बहुत सारे एपिसोड्स में बहुत सारे अलग अलग बिंदुओं पर अध्ययन किया, लेकिन आज हम केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में जानेंगे। क्योंकि केंद्र और राज्य एक, मतलब जैसे भारत हमारा देश है, वो संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाता है। मतलब हमारा देश एक संघात्मक व्यवस्था को लेकर चलता है। हालांकि ये संघात्मक व्यवस्था थोड़ी सी यूनिक है। जैसे कि यूएसए की संघात्मक व्यवस्था है, वो अलग है। उसमें हुआ ऐसा है कि बहुत सारे अलग अलग राज्य एक साथ आकर के संघ का निर्माण किया, लेकिन हमारे देश में हमने अपने जरूरतों के हिसाब से संघ को बांटा है और फिर उनको अलग जाने का अधिकार नहीं है। यानी कि एक एकत्व की भावना लेकर हम संघ का संचालन करते हैं। तो इसी में हम संघात्मक व्यवस्था में ये देखते हैं कि हमारी दोहरी सरकारें हैं। एक हमारी केंद्र के स्तर पर है संघ सरकार, और राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारें हैं। अब इनमें किस प्रकार से संतुलन होता है या किस प्रकार से संबंध स्थापित किए जाते हैं, तो हम सबसे पहले हमारे जो भाग 12 होता है संविधान का, भाग 11, भाग 11 के अंतर्गत हम इसमें विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंधों की चर्चा करें। तो सबसे पहले हम विधायी संबंधों के बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझेंगे। उसके बाद हम अपने मेहमानों के साथ में इसके वैचारिक पक्ष को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम केंद्र यानी संघ और राज्यों के विधायी संबंध की बात करें, तो ये हमारे आर्टिकल 245 से 255 के बीच में, यानी 245 से 255 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें विधायी संबंधों की जहां मिलती है, वो 7वीं अनुसूची है। उसमें अलग अलग सूचियां बांटी गई है। राज्य सूची है, संघ सूची है, संवर्ती सूची है और अवशिष्ट शक्तियां हैं। तो इस प्रकार से जैसे संघ सूची के विषयों पर संघ सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और संवर्ती सूची के विषयों पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है, जिसमें जो संघ सरकार कानून बनाएगी वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और अवशिष्ट शक्तियां, जो भी विषय किसी को नहीं दिए गए हैं, उनका पूरा पूरा अनन्य शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास है। तो सबसे पहले हम इनको ही समझते हैं, और राष्ट्रीय आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रकार से जो शक्तियों का बंटवारा है, हमने की विधायी शक्तियां बांटी है कि किन विषयों पर कौन सरकार कानून बनाएगी, तो आपको क्या लगता है कि ये इस प्रकार से बांटा जाना शक्तियों का क्या पर्याप्त है और क्या आवश्यक है? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कि राष्ट्रीय स्थिति को लेकर? जी। पहले तो मंच को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको मंच के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया है। और इस विषय में भारत के संविधान की खूबसूरती है कि केंद्र को और राज्य को दोनों के माध्यम से राष्ट्र का विकास करने की शक्तियां दोनों में। अगर देश रक्षा की बात आए या देश को मजबूत करने की जो बातें हैं या जो विधियां हैं, वो केंद्र के पास, तथा विकास के जो ज्यादा पक्ष है वो राज्य के पास। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु भी होते हैं या होने चाहिए जो जिनमें दोनों
अपना संविधान बना सके, तो उसके लिए समृद्ध सूची। तो ये खूबसूरती सारे विश्व के सभी संविधान से भारत में के संविधान में बहुत ही खूबसूरती ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है, तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, धन्यवाद। तो यानी कि जिस प्रकार आपने जो बात रखी उसको सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो केंद्र या संघ सरकार के पास जो शक्तियां हैं उनका मेन पर्पस या हमारा मूल उद्देश्य जो है वो राष्ट्र की एकता और सुरक्षा से संबंधित मसलों को हल करना है। और जो राज्य को शक्तियां दी गई है वो विकासात्मक कार्यों के संदर्भ में ज्यादा प्रयुक्त हो सकती है, जैसा कि राष्ट्रीय स्थिति का कहना है। अब हम महेंद्र सिंह जी, आप अपनी बात रखने के लिए उपलब्ध हैं? अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप बता सकते हैं, महेंद्र सिंह। हेलो। आवाज जी आ सर। रही है? जी जी आवाज सर, आ पहुंच रही है। रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज हमारी आ आवाज? रही है। अच्छी बात। जी जी। ये जो तो भाग 11 की चर्चा आपने किया है मैडम, जी संघ और राज। जी हमारा संविधान, भारत का जो संविधान है 1950 में लागू हुआ, और 1950 और आज वर्तमान में 2025, ये 75 बरस का जो समय है। मैं आपके चैनल पर, आपके पोर्टल पर, आपके बीच में मैं ये बात कहने जा रहा हूं कि संघ और राज अगर देश को मजबूत बनाने का और देश में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों के हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए अगर काम करता, तो 75 बरस बीत जाने के बाद न राज दिखाई दे रहा है और न संघ दिखाई दे रहा है। गरीबी, दुनिया के पैमाने पर भारत के अंदर में गरीबों की संख्या 90% है। यहाँ न रोजगार है, न रोजगार का साधन है, न न गरीबों के लिए कोई सुविधा है क्या? तो राज और संघ के द्वारा कल्याणकारी योजना है, अधिकार नहीं है। और इसी पटल पर अब अभी अभी हमारे भाई साहब ने जो बात कहे बहुत बढ़िया है। मैं भी संविधान को बहुत बढ़िया कह रहा हूं, लेकिन भारत के 90% लोगों के लिए इसमें अधिकार कहाँ है? वो कैसे जिंदा रहें? उनके साथ इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है, उनके साथ मान सम्मान से खिलवाड़ किया जाता है। उनको रहने के लिए आज भी सर के ऊपर छत नहीं है, रहने के लिए अपना निजी घर नहीं है। ये इस व्यवस्था में संघ और राज कर क्या रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि जो यूनाइटेड नेशनल जो मानवाधिकार है, उसको हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि मानवाधिकार को भारत के संविधान के मूल अधिकारों में शामिल किया जाए। अगर वो शामिल नहीं होता है तो हमारे 90% जो वंचित हैं, गरीब हैं, उनकी दशा में सुधार नहीं हो सकता है। ये मेरे को लग रहा है। मैं इतना ही आज आपके बीच में बात रखूंगा, और हमारी आवाजों पर आपसे मैं चाहूंगा कि कुछ कमेंट्स दें कि मेरा रास्ता सही है, संवैधानिक है या गलत है। नमस्ते। जी सर, धन्यवाद सर। जिस प्रकार हम इस चैनल के माध्यम से दो चीजों को लेकर चल रहे हैं, एक तरफ हम संवैधानिक प्रावधानों को देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ जैसे आपने बताया महेंद्र सिंह जी ने कि किस प्रकार हमारी वास्तविक स्थिति बयां कर रही है कि जो विकास है वो आज कहाँ दिखाई दे रहा है। तो हमें वो चीजें भी एक तरीके से, अगर केवल प्रावधानों का अध्ययन किया तो वो बात अधूरी रह जाएगी और कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगी। तो ये जो वस्तु स्थिति का आकलन हम करें, उसको करने के बाद हमें ये भी समझना होगा कि ये समस्या तो है लेकिन इसका समाधान कहाँ छुपा हुआ है, इन समस्याओं का कारण क्या है। तो हमें कहीं ना कहीं कारण इन्हीं पहलुओं में खोजने खोजने को मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार कहा भी गया है कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह अंततः बुरा साबित होगा। तो हम इसको किस प्रकार से अच्छा साबित कर पाए और किस प्रकार से हमारे देश का
विकास कर पाए, क्योंकि भारत में संसाधनों की कमी नहीं है, ना हमारे पास मानव संसाधन की कमी है, ना हमारे पास अन्य संसाधनों की कमी है, लेकिन कमी शायद कहीं ना कहीं एक, हर चीज का एक सिस्टम बनता है, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं, इसके कारण हम विकास की जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ पाती और उसकी हवा निकलने लगती है पहले ही। तो ये सारी चीजों को जोड़ते हुए हम देखेंगे। लेकिन जिस प्रकार हम थोड़ा विधायी संबंधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आगे एक और मुद्दा ये आता है कि यहाँ पर हम ये देख, जी। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसके ऊपर। एक तो इनको दोनों भाइयों को कहें कि एक कैमरा ऑन करें प्लीज, अपने वीडियो को चालू रखें ताकि मतलब पता लग सके कि कौन विचार चर्चा कर रहे हैं। तो देखो इसमें टीना बात यह है कि भारत के तकरीबन तकरीबन जितने भी लोग बैठे हैं, ये हर आदमी का क्वेश्चन ये होता है कि ये काम दूसरा के ऊपर ऐसे थोपते हैं कि दूसरा उसको करेगा, ऐसा सोचते हैं कि इसको काम को करना चाहिए, इसको काम को लागू होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन, ये दूसरे को सोच, दूसरे का इंतजार करते हैं कि कोई और करेगा। जब आदमी उसका, जो आदमी वहां पर बैठा है उसकी नीति ये है कि मैं इनको बर्बाद करना है, तो वो हक की बात क्यों करेगा। जब उसकी नीति ये है कि मैं देश में इसको बेवकूफ बनाकर रखना है, तो वो क्यों करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मांगने का अधिकार ज्यादा रखते हैं लेकिन कुछ करने का दम कम रखते हैं। तो जब जो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि को किसी को राज न दे है, जो भी ले निज बल से ले है, कि यहाँ पर कोई किसी को राज नहीं देता है। यहाँ तो रोटी रोटी मांगी नहीं देता कोई किसी को, तो राज तो दूर की बात है, राज छीनना पड़ता है। तो जब तक हमें, जहाँ हमारे हालात क्या है कि भारत में जितने भी तकरीबन एससी ओबीसी के लोग हैं, वो तकरीबन चाहते हैं कि मतलब हर चीज को मांगते हैं, न्याय मांगते हैं, आरक्षण मांगते हैं और नौकरियां मांगते हैं। जब तक ये देने वाले कब बनेंगे, जब तक ये देने वाले नहीं बनेंगे तब तक ऐसे ही हालात चलते रहेंगे। तो इनको पहले अपना ग्राउंड लेवल ठीक करना पड़ेगा कि कहाँ से निकल करके वहां पर जाएंगे, तो उसको लेवल को ठीक करेंगे तब जाकर देने लायक बनेंगे। देने लायक तो है नहीं, मानसिकता जो है ना वो लेने वाली बनी हुई है। तो लेने वाले, अभी अभी मैंने एक वीडियो देख रहा हूँ उसमें बुद्धिस्ट है, वो बुद्धिस्ट बोल रहे थे कि वो हमें मारते हैं, जब हम आरक्षण मांगते हैं तो मारते हैं, जब हम ये मांगते हैं तो वो मारते हैं, जब न्याय मांगते हैं तो वो मारते हैं। तो मांग किससे रहे हो आप। जिनके पास में न्याय, जिसके पास में अन्याय करने का बल है वो न्याय कहाँ से देगा। जिसके पास में जो है दंगे करने का दम है वो कैसे करेगा। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर है कि अपने जो हालात है हमें खुद को जिम्मेदार थोपते हुए कि हमें अगर परेशानियां ज्यादा है तो हमें जिम्मेदार, हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि हम, हमारी वजह से हम परेशान है। तो जब तक ये परेशानी हम खुद हल नहीं करेंगे तब तक हल होने वाला नहीं है। तभी इसके हम लिए नियम बना रहे हैं, आने वाले वक्त में वो जल्दी कुछ न कुछ करेंगे। तो यहाँ देखना होगा कि समस्या दूसरों की है तो वो दूसरे ही ठीक करेंगे, अगर समस्या हमारी तो हमें ठीक करनी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं समस्या को ठीक करेगा। थैंक यू। आपने आपने कहा कि देने वाला बनो। जब तक देने वाला नहीं बनेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जब हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान का लागू हुआ, लेकिन हम इससे पीछे जा रहे हैं। कि संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस निर्माण की प्रक्रिया में एक भारत की 40 करोड़ की आबादी थी और उस आबादी में 11.5% लोगों ने संविधान सभा में लोगों को भेजने के लिए मत का अधिकार अपना प्राप्त किया था। मात्र 11.5 पॉइंट 40 करोड़ की आबादी में। तो 11.5 पॉइंट लोगों ने अपना मेंबर चुन करके 296 लोगों को संविधान सभा में भेजा। उसमें 93 को लोग नामजद गए जो राजे रजवाड़े के प्रतिनिधि थे। तो कुल मिलाकर 389 लोग हुए। 389 लोगों का 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक होता है और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को एक दिन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है।
इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, आप इस भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र को आप देखेंगे तो 90% लोगों के लिए कोई अधिकार नहीं है, संरक्षण है। तो ये लोग देने वाले कब बनेंगे सर? इनके पास भूखे नंगे के पास है क्या? ये संवैधानिक तरीके से भी पंगु बनाया गया है भारत के 90% लोगों को। और इसमें अगर अनुदान के रूप में 2% लोगों को या 2.5% लोगों को भीख के तौर पर, आरक्षण के तौर पर अगर उनको लाभ दिया गया तो वो 2.5 से 3% मान लीजिए, वो लोग एक अलग अपना समाज बनाया है सर। जी जी वो बिल्कुल, आप 90% सही बोल रहे आज हैं। भी नहीं देखना चाहते हैं। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ इसमें कि जिन लोगों के पास में, जिन लोगों के पास में देने के लिए नहीं है कुछ भी, उनसे हम मांग रखते हैं कि तो हमें ये दीजिए। और जहां पर मैं 85% या 90% लोग, 10% लोगों से मांग रहे हूँ, तो 10% का तो दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा। इनको कैसे दे, कहाँ से देगा इनको, तो वो फिर उलझा कर रखते हैं उनको, कि इनको ये उलझा कर ऐसे रखते हैं कि वो मतलब मांगने लायक है ही ना कुछ भी। तो आप जो बोल रहे हो वो यस, सही है, गलत नहीं है कि हम उनसे मांगते हैं जिनके पास देने के लायक कुछ है ही नहीं। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमें अपने जड़ें मजबूत करके इनको, जो मांगने लायक बने हैं सामने पर, जो नहीं देते हैं उनको हम देंगे अपनी तरफ से, कि हमें ये भारत हमारा है, हमारे लोग हमारे हैं, तो इनको हमें कैसे सही ट्रैक पर लेकर आना है, इसका मैं थोड़ा जी इसके ऊपर जी, प्रयास बस कर रहा हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट सर। जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अंदर अपनी बात को रखते हुए कहा था कि जातियां राष्ट्र विरोधी होती है। भारत जातियों में बटा हुआ देश है सर, जी जी और जी ये जातियां रहेगी तो भारत मजबूत नहीं बनेगा। और ये 85% लोग 180 खेमों में बटे हुए हैं, 118। तो कैसे आप मजबूत बनाएंगे सर? बनाएंगे बनाएंगे, नहीं ऐसे इस पे जी सवाल खड़ा करें, सवाल अपना खड़ा किया वो बहुत जी अच्छा है। लेकिन क्या है ना कि हमें तो अपने एक कोई ग्रेट चमार बनकर घूम रहे, कोई ग्रेट वाल्मीकि बनकर घूम रहे, कोई कुछ बनकर घूम रहे, उनको कैसे यस समझाएं? यस हैं? यस तो ये यहाँ पर यस। प्रॉब्लम है कि कोई कह यहाँ रहा तो है ये ओबीसी कर रहे का हैं कि ग्रेट चमार, बलिदान हूँ। है ना, भारत में कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं कि ग्रेट चमार, वो हाँ, कर रहे हैं ग्रेट वाल्मीकि, वो कर रहे हैं ग्रेट भंगी। साहब इसी चलिए, में तो बटे हुए हैं हम। जी जी करेंगे इसके ऊपर आने वाले वक्त में बात, अभी अभी संविधान के ऊपर बात जो चल रही है इसके ऊपर आ जाए जी वापस। जी जी, चलिए, अब हम पुनः विषय पे ठीक। आते हैं। जी हम पुनः विषय पे आते हैं। विषय में ये खास बात रखी गई थी कि 3 सूचियां हैं। एक तो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसके माध्यम से देश की जो खूबसूरती है और देश का संविधान देश के विकास और सर्वांगीण विकास के लिए जो काम कर रहा है, इस विषय पे हमको चर्चा करने जा रहे हैं। पुनः जो भाई ने अच्छा प्रश्न उठाया कि ये संविधान, देश को आजाद हुए 75 वर्ष होने के बावजूद भी हम विकास की रफ्तार में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। पुनः इसका समाधान की ओर भी मैडम ने जो प्रश्न पूछा था कि इसका समाधान कैसे करें, तो पुनः हमको केंद्र में या राज्य में उन दायित्ववान पदों पर शासन में या प्रशासन में जाना होगा। लेकिन त्रुटि यहां हो जाती है कि जब हम उस दायित्ववान पद पे जाते हैं, चाहे हम शासन में जाएं या प्रशासन में जाएं, वहां जाकर फिर हम उसी सिस्टम में बैठकर वो सब ठीक से नहीं कर पाते हैं। हमको जो करना चाहिए कि सबके विकास के लिए काम करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। और फिर हम पक्षपातपूर्ण या फिर उसको तोड़ मरोड़ करना शुरू करते हैं। यानी जब हम जनता की लाइन में हैं, जब हम आम आदमी हैं, तब तो हम कहते हैं कि सरकार को ठीक होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन जब हम सरकार में चले जाते हैं, जब हम प्रशासन में चले जाते हैं, तब उसी व्यवस्था को हम ठीक नहीं करते हैं। किसी एक नेता का कथन है, मैं नाम लिए बिना बात रखता हूं। किसी ने प्रश्न पूछा कि देश में ये काम तो नहीं होना चाहिए, बीफ आदि के बारे में कहा गया था कि ये तो गलत है। तो हाँ गलत है, लेकिन ये काम विपक्ष का है। सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति ही कह रहा है कि गलत है, लेकिन ये काम विपक्ष का है, हमें ये तो करना पड़ेगा। तो जब हम ये बात उठाते हैं
कि देश के विकास के लिए आज यहाँ से हम बात उठा रहे हैं, लेकिन जब बात उठाते उठाते हम शासन या प्रशासन में चले जाएं, तब हम वो काम अपनी मुस्तैदी से और बेहतरता से करने लग जाएं, तो देश विकास की रफ्तार पकड़ लेगा। तो मैं यही जिस प्रकार अपनी बात को जिस विराम। अ, जी। जिससे भाई संबंधों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और ये लाजमी है कि हम हमारे जो वास्तविकता में हमारा जो विकास का जो पहलू होता है वो हमारे हर विचार के अंतर्गत शामिल होगा, क्योंकि एक आम नागरिक की जो चीख होती है, जो विकास के ना होने या अपने अधिकारों की मांग करने से उसकी छटपटाहट रहती है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि संघात्मक शासन होने के बावजूद केंद्र सरकार के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। जैसे विधायी संबंधों की ही बात करें तो जो विधायी शक्तियां हमने राज्य सूची में रखी हुई है, समवर्ती सूची में रखी हुई है, उन पर भी कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को मिल सकता है यदि मुद्दा राष्ट्रीय हित का हो, या अगर कुछ राज्य आग्रह करें तब भी, और अगर आपातकाल की समस्या आ जाए तब भी केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार, तो जिस प्रकार हमने केंद्र सरकार की ज्यादा शक्तियों को देखा, और साथ ही जो अवशिष्ट शक्तियां दे रखी है वह भी केंद्र सरकार के पास है। तो क्या आप करके मैं दोनों मेहमानों से इस पर विचार लूंगी, क्या इस प्रकार की केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाना राज्य की विधायी स्वायत्ता कम करता है, और क्या आपको लगता है कि राज्य की स्वायत्तता ज्यादा देने की आवश्यकता है, यानी उनके पास कुछ अधिक अधिकार होने चाहिए जिससे वो अपने विकासात्मक कार्य, प्रकार राष्ट्रीय जी ने कहा भी था कि राज्यों की जिम्मेदारी ज्यादा विकास के कार्यों में होती है, तो उसके लिए उन्हें विधायी शक्तियां ज्यादा दिए जाने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है? पहले राष्ट्रीय जी आप अपने विचार। राज्य के पास जी केवल वो शक्ति होनी चाहिए जिससे वो अपने नागरिकों को मुख्य धारा में जोड़ सके। बाकी समस्त शक्तियां केंद्र के पास यानी संघ के पास होनी चाहिए, तभी देश तेजी से दौड़ सकेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं कि यदि किसी को यात्रा करनी, लंबी चौड़ी यात्रा करनी, चाहे विश्व की करनी है या भारत की यात्रा करनी है, तो वो रेल से जाएगा। लेकिन घर से किस वाहन से जाएगा? बस से या मोटरसाइकिल से या कार से जाएगा? तो बस, रेल या मोटरसाइकिल, इसकी शक्ति राज्य के साथ होनी चाहिए। और फिर जब लंबी यात्रा करनी है तब वो रेल में बैठेगा, तब वो शक्ति किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। अगर वो शक्ति भी राज्य के पास आ जाए तो देश को ठीक ठाक से विकास नहीं हो सकता, क्योंकि वो शक्तियां एक राज्य दूसरे राज्य से टकराएगा और फिर वो विकास में बाधक होगा। तो शासन के पास यानी राज्य सरकार के पास केवल वो शक्तियां होनी चाहिए जिससे वो अपने नागरिकों को मुख्य धारा में जोड़ सके। दूसरी बात है, यदि किसी राज्य की माली हालत कमजोर है तो उसको पोषण कौन देगा? केंद्र देगा। अगर वो शक्तियां अगर केंद्र के पास ना हो तो केंद्र कैसे देगा? किसी राज्य के पास खनिज संपदा या कृषि संपदा या औद्योगिक विकास ज्यादा है तो वहां से टैक्स के रूप में या अन्य रूप में लेकर वो चीज अन्य राज्यों को देकर संपूर्ण देश का विकास कर सकेगा। और यदि राज्य को ज्यादा शक्तियां दे दी जाए तो देश विकास की ओर नहीं बढ़ सकता है, देश नई चीज लागू नहीं कर सकता है। यानी देश को विश्व पटल पर तेजी से आगे बढ़ना है तो यहाँ पर संघ के पास अधिकतम शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि संघ ही देश है और संघ ही राष्ट्र है। और राज्य तो केवल और केवल मुख्य धारा में जोड़ने का, यानी समाज को, एक व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने का या उसको शिक्षा से, स्वास्थ्य से लाभान्वित करने का एक माध्यम है। यानी लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का राज्य का दायित्व है, लोक कल्याणकारी, और बाकी समस्त दायित्व केंद्र का हो। जी। राष्ट्रीय जी ने अपने विचार इस बिंदु पर रखे, और इसी बिंदु पर अब हम महेंद्र सिंह जी के विचार जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं सर। जिस प्रकार से हमने जो केंद्र सरकार की ज्यादा शक्तियों को देखा, विधायी शक्तियों को, तो क्या ये राज्य की स्वायत्तता को कम करते हैं, और क्या राज्य को और अधिक स्वायत्त बनाने की आवश्यकता है विधायी मामलों में? महेंद्र सिंह। मेरा मेरा संवैधानिक राय है। आवाज आ रही है?
मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी सर बोलिए। आ रही। मेरा जी सर मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि संविधान को थोड़ा सा, भारत की संविधान को ठीक से देख लिया जाए। यहाँ 90% लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है, तो उसको अधिकार मिलेगा कैसे? जब उनको अधिकार दिया ही नहीं गया है तो अधिकार मिलेगा कैसे? और रही बात संघ और राज्य की, तो राज्य का अपना दायित्व है और संघ का पूर्ण बहुमत होना चाहिए, यानी भारत का सारा शक्ति संघ के पास से है और होना भी चाहिए। लेकिन भारत के 90% लोगों के लिए न राज देख रहा है न संघ देख रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि विषमता का कारण ही संविधान है और संविधान निर्माता हैं। इसको ठीक से अनुभव करिए, समझिए, पढ़िए, जानिए, और इसको अगर गलत होगा तो हमको जरूर बताइए कि आप गलत बोल रहे हैं। जी, जी आपकी सर आप बात बोल रहे हैं कि में कुछ, हाँ, आपकी बात में कुछ सार्थकता है, लेकिन हम विषमता का कारण संविधान ही में, संविधान। जी हाँ, हम संविधान में, एक मिनट और सर। जी बोलिए। जिस प्रकार महेंद्र सिंह जी आपने कहा, जी सर आपने अभी कहा कि संविधान ही विषमता का कारण है, हम उसका आपसे एक्सप्लेनेशन चाहेंगे कि आप किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं। पहले राष्ट्रीय जी अपनी बात करें। मैंने 12 से 35 मूल अधिकार है, 12 से जी 35 मूल अधिकार, और भारत के और दुनिया के विद्वान भारत के संविधान को देख लें तो राज्य पर निर्भर करता है, राज देगा या राज नहीं देगा। अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा था कि ये राज्य का कानून है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के 90% गरीबों के लिए ये कोई एक भी अधिकार नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं और पटल पर आपको प्रमाण के साथ साबित करूंगा। अगर इसमें भी संदेह होगा और तो कुछ कहना किसी चाहते दूसरे हैं? दिन भी मैं डिबेट कर लूंगा। ठीक है, मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जी सर धन्यवाद। अब हम थोड़ा सा राष्ट्रीय इसमें और जी देखें। जी, मैं इसी बात पे आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि पक्षपात है, बिल्कुल है, चाहे शासन की तरफ से है, प्रशासन की तरफ से है, केंद्र की तरफ से है, राज्य की तरफ से है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? हम मेले में कुछ सोए हुए हैं, मैं उदाहरण से बात करता हूं। मेले में हम परिवार के साथ गए हैं, सोए हुए हैं, और कोई लुटेरा आया, लूट के चला गया। अब जिम्मेदार कौन है? तो हम कहते हैं जिम्मेदार पुलिस है और वो गुंडे लुटेरे हैं। लेकिन अगर हम में से कोई एक जाग गया और इसके बाद भी कोई लूट रहा है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यदि हम में से कोई जाग गया तो फिर जिम्मेदार कौन है? जो हम में से जागा वही है ना। जागा वो सतर्क तो कर सकता था। तो जब हम में से ही चुन के जाते हैं, तो हम में से ही गया हुआ बंदा हमारे भाइयों के अधिकार की चर्चा नहीं करता है, अधिकार का संरक्षण नहीं करता है, तो जिम्मेदार कौन है? यदि हम शिक्षित हो गए हैं तो ऐसा हम है। हेलो समाज में हेलो हेलो जी हेलो सर, हाँ आपने जो जी आपने बिल्कुल। बात कहा कि जिम्मेवार कौन है, मैं कह रहा हूं कि आपको भी भेजा जाएगा तो आप वही काम करेंगे जो संविधान के पन्नों में है। संविधान से बाहर तो आप नहीं न करेंगे सर। चाहे कोई भी जाएगा, जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा, संविधान में आपके लिए 90% लोगों के लिए अधिकार नहीं होगा, तो कोई भी जाएगा तो वही काम करेगा जो 52 से आज तक होता आया है। अच्छा, इसको संविधान में गहराई से पूरे अध्ययन करने की जरूरत है सर। इसको जी अध्ययन मैं करिए सर। ऐसे उपदेश तो दे देना अलग बात है, आप कोई भी हम्म, बात को तोड़ मड़ोड़ करके बात रखिएगा वो अलग बात है। अभिव्यक्ति की बात करिएगा या कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जी किताब में से संविधान को कोई आर्टिकल निकाल करके बताइए के लिए, वंचितों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए है क्या? जिन्होंने बनाया है वो अपने लिए बनाया है,
90% लोगों के लिए नहीं है। 11.5 पॉइंट लोगों ने अपने हित में संविधान को गढ़ा है। अच्छा, मैं 2-3 बिंदुओं पे बात करके के माध्यम से या फिर मुख्य धारा में आने की बात करूं कि क्या हम सबको शिक्षित करने का होने का अधिकार है कि नहीं आज की स्थिति में? नहीं है, सबको नहीं है, स्कूल नहीं के है, दरवाजे बता बंद है क्या? दीजिए। आप कहाँ से भी भारत में कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं मध्य प्रदेश में आगर जिले के एक गांव में मध्य बिलोंग कर प्रदेश, रहा हूँ एक और मिनट, वहाँ एक पे मैं मिनट सर, एक अध्यापक मिनट, भी हूँ। एक मिनट जी। सर। हाँ। संविधान के अंदर में राज्य के नीति निर्देशक में शिक्षा का अधिकार था, जी राज्य के नीति निर्देशक में। लेकिन जी भारत जी के अंदर में 2002 में संशोधन हुआ और 2009 में 21 के क बनाया शिक्षा का अधिकार 6 बरस से 12 बरस के बच्चों के लिए, हम्म 2009 में। इससे फेज पहले 14। नहीं था अधिकार, मूल अधिकार में जी। जोड़ा गया। सुन लीजिए और क्या है, जोड़ा तो हम्म है मूल 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 अधिकार में, लेकिन आवाज नहीं आ रही। जी सर, आवाज नहीं आ रही है? महेंद्र सिंह जी, जी, आवाज नहीं आ रही आप? फिर से मैं इस बात को आगे बढ़ा देता हूँ। हाँ नहीं, 1 मिनट और बस रोकूंगा, ज्यादा नहीं। 2009 हाँ के बाद, 2010 के बाद गांव में या शहर में रहने वाले खाते पीते परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। देख लीजिए, बिल्कुल भेदभाव सही है। यहाँ है। तो मैं कह रहा हूं कि मूल अधिकार में जोड़ करके तूने किया क्या? उन बच्चों को हाथ में कटोरा थमा दिया, कहा कि खिचड़िया स्कूल है, चले खाते रहो। और वो 12 बरस के बाद, 14 बरस के बाद वो बच्चा आगे पढ़ेगा तो कहाँ पढ़ेगा? 6 बरस से 14 बरस के बच्चों को तो अधिकार दिया, आपने अनिवार्य शिक्षा किया, लेकिन 15 बरस का वो बच्चा होगा तो कहाँ पढ़? कभी आपने सोचा है सर? जी बिल्कुल, आपकी बात में मैं गंभीर समर्थन कर सवाल रहा है। हूँ। हमारी विषमता का कारण संविधान है और संविधान निर्माता है। जी जी, परंतु यहाँ पे मैं 6 से 14 जी वर्ष के बच्चों के लिए भी बात रखते हैं कि यहाँ अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है सरकारी में, तो इसके लिए समाज और वो कथित कथित शिक्षक भी जिम्मेदार है। एक कम से कम ये हमारे लिए फिर, मुख्य धारा अब में आगे बढ़ने का ये गेट तो तो खुला है। आप फिर ऐसा है, आपने फिर एक आप जी बतंगड़ बना दिए सर। हम पूछ रहे हैं सरकार का जिम्मेवारी है कि हमारी जिम्मेवारी? हम फिर जिम्मेवारी क्यों ले? मूल अधिकार में क्यों रखा हाँ। गया? हम सब आप ही तब कर सर, एक लीजिए, मिनट। सरकार की क्या जरूरत है? जी सर, एक मिनट। जिस प्रकार हम अधिकारों की बातें कर रहे हैं और महेंद्र सिंह जी का जो मानना है वो ये कि संविधान जो है वो विषमता का कारण है। क्यों? क्योंकि उसमें जो अधिकार दिए गए हैं वह इस प्रकार से नहीं दिए गए हैं जो व्यक्ति का अनिश्चित काल तक, यानी जब तक वो खुद का विकास करना चाहे, सर्वांगीण तौर पर विकास कर पाए। और उसमें विषमता इनको ऐसा देखने को भी लगता है कि जो सरकार है उसको सही तरीके से लागू नहीं कर रही है। और ना ही आज जिस प्रकार हम देखते हैं तो वास्तविकता में हमको बहुत ज्यादा असमानता, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, हर क्षेत्र में असमानताएं देखने को मिलती है। इसलिए महेंद्र सिंह जी के जो सवाल या फिर हम कह सकते हैं जो विचार है वो इस आधार पर खड़े हुए हैं। लेकिन ये मानते हुए भी कि हो सकता है संविधान के द्वारा विषमता बरकरार रखी जा रही हो, लेकिन फिर भी हम संविधान का अध्ययन या संविधान के ऊपर चर्चा इस सीरीज में कर रहे हैं, आज के इस एपिसोड में कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम किस आधार पर खड़े होकर राष्ट्र का विकास करना चाहेंगे। हो सकता है कि संविधान में बहुत सारी चीजें आपको लगता है कि गलत है, तो हमें उन्हें बदलने की आवश्यकता होगी। लेकिन जब तक हम इन संविधान के प्रावधानों के बारे में जानेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सा प्रावधान बदलने की आवश्यकता है और कौन सा प्रावधान सही है। तो इसलिए हम ये इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे ये आएंगे, लेकिन आज के जिस मुद्दे को लेकर हम चलेंगे और आज के जिस मुद्दे को हमने टारगेट बनाकर इस एपिसोड में चर्चा करने के लिए रखा है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम केंद्र राज्य संबंधों को देख रहे हैं। हो सकता है महेंद्र सिंह जी के विचारों
के किसी प्रश्न का उत्तर इस चर्चा के माध्यम से निकले। उन्हें लग सकता है, आपको लग सकता है कि यहाँ पर जैसे केंद्र के पास कुछ शक्तियां ज्यादा है, तो इसमें विचार अलग तरीके से भी हम सोचने पर विवश हो सकते हैं, और हो सकता है कि इनसे हमारे विचार प्रभावित ना हो, लेकिन हम इनको कुछ प्रभावित करने के लिए अपने सुझाव दे सकें। तो हमने विधायी संबंधों की चर्चा की, और अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं और प्रशासनिक संबंधों की चर्चा करते हैं। तो हमने आर्टिकल 245 से 255 तक विधायी संबंधों की देखा कि किस प्रकार राज्य और संघ एक दूसरे को विधायी शक्तियां, मतलब उसमें किस प्रकार से बंटवारा होगा, किसका विस्तार कहां तक होगा। जैसे अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो उसका पूरे भारत में विस्तार होगा, और साथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीमा पार भी वो लागू हो सकता है। लेकिन राज्य का जो विस्तार होगा, राज्य के द्वारा बनाए गए कानून का, वो राज्य की सीमा में होगा। तो इस प्रकार के प्रावधान हमने इन विधायी संबंधों के माध्यम से समझे। अब आगे अगर हम बढ़े तो आर्टिकल 256 से 263, इसमें प्रशासनिक संबंधों की चर्चा है। तो हम प्रशासनिक संबंधों में क्या देखते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें आती है कि ये भी है कि जो केंद्र सरकार कानून बनाएगा उनको जरूरी है कि राज्य सरकार लागू करे, और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को काम भी सौंपे जा सकते हैं। साथ में कुछ हम प्रशासनिक संबंधों और कुछ विवादों की भी चर्चा करते हैं। जैसे राज्यपाल की हमने पहले भी चर्चा की थी, तो यहाँ पर भी राज्यपाल की बात आएगी, क्योंकि राज्यपाल के संबंध में ये कहा जाता है कि वो केंद्र सरकार के एजेंट है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। उनके संबंध में ये कहा गया है बीपी सिंघल के केस में, 2010 का जो केस है, कि राज्यपाल को तटस्थ होना चाहिए। लेकिन बार बार मुद्दा ये उठता है कि राज्यपाल तटस्थ नहीं रहते हैं। राज्यपाल द्वारा जो विधायी कार्यवाही है उसमें भी बाधा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के जो कंसर्न है, इस प्रकार की जो चिंताएं हैं, वो राज्य सरकार द्वारा उठाई जाती है। और हम थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें और देखते हैं कि हमारी अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहती है। जिनको जो सैलरी मिलती है, जिनका जो खर्च होता है, वो राज्य सरकार उठाती है, लेकिन उनकी पूरी शक्तियां, पूरा नियंत्रण, कहाँ ट्रांसफर होगा, कहाँ नियुक्ति होगी, सारा सब कुछ केंद्र सरकार देखती है। तो इस प्रकार हम इसमें देखें तो केंद्र सरकार के पास प्रशासनिक शक्तियां भी ज्यादा है। तो इसी के और एक और बात है, इसमें ईडी, सीबीआई जैसे आजकल और ज्यादा चलता है, तो ये सारी चीजें भी केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में इनको इंटरफेरेंस की तरह देखा जाता है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय जी आपसे कि ये जो प्रशासनिक संबंध है, इसमें केंद्र सरकार के पास ज्यादा ऐसी शक्तियां हैं, और ये विवादित, थोड़ा सा विवादित हम इनको कह सकते हैं। तो इन्हें किस प्रकार से हम देखें कि इनका मतलब कुछ रहता है ना, आवश्यक बुराई की तरह कुछ रहता है। तो ये क्या आवश्यक बुराई के तौर पर विवाद है, या फिर इनको हम एक भारतीय विकास और भारतीय संघात्मकता के रूप में सही दिशा में कदम मान सकते हैं? आप इस ओवरऑल इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रीय जी? जो शक्ति है केंद्र के पास, वो पूरे देश को अखंड एक रूप जोड़ने के लिए होती है और होनी चाहिए। अगर फिर मैं उसी बात को दोहराते हुए कहूंगा कि अगर राज्य के पास ज्यादा शक्ति होगी, विधायक की शक्ति या अन्य शक्तियां, तो हमारा जो पूरा अखंड भारत है, अखंड राष्ट्र है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं विकास की पटरी पे कमजोर होगा। साथ ही मैं पिछले मुद्दे पे पुनः चर्चा करते हुए अपनी बात को आगे रखूंगा। मेरे भाई महेंद्र सिंह जी ने बात रखी थी 15 वर्ष से अधिक के लिए, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो बिंदु वो भी अपनी जगह बहुत सही बिंदु पे आपने ध्यान केंद्रित करवाया है इस चैनल के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे हम ये बात कहेंगे कि जब हम चुन के जाते हैं, तब हम अपने देश, अपने राज्य के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए इसी प्रावधान को और आगे बढ़ाएं। और ये बढ़ाने के लिए जब हम जाते हैं चुनकर राज्य की शक्ति के रूप में, तो हमको वो ऐसा विधेयक पास करना चाहिए। तो इसी प्रकार की शक्तियां तब हम बढ़ा पाएंगे। लेकिन जब हम सरकार में नहीं रहते हैं, जब हम यहाँ तो हम बात उठा देते हैं, लेकिन जब हम में से ही चुन चुन के हम जाते हैं तो हम हमारी बात को नहीं उठा पाते। और जो अन्य रक्षात्मक शक्तियां हैं, चाहे राज्य के पास हो या केंद्र के पास हो, तो वो रक्षात्मक शक्तियां ज्यादातर केंद्र के पास होने से देश में एकात्मकता रहेगी। जी।
जी, इसी बिंदु पर हम महेंद्र सिंह जी आपके विचार लेंगे कि और एक स्पेसिफिकली पूरे हमने पृष्ठभूमि को समझने के बाद में एक सवाल ये भी था कि ईडी और सीबीआई का जिस प्रकार प्रयोग होता है, क्या वे उनका दुरुपयोग करते हैं? क्योंकि ये मुद्दा विपक्ष के द्वारा भी उठाया जाता है और देखने में भी आता है कि जब कोई व्यक्ति सत्ता पक्ष में सम्मिलित रहता है तब के ऊपर कोई ईडी सीबीआई की कार्यवाही नहीं होती है, लेकिन जो विपक्षी दल होते हैं उनके नेताओं पर इस प्रकार की कार्यवाहियां की जाती है। तो ये क्या दुरुपयोग है इन संस्थाओं का, इन एजेंसियों का? जी महेंद्र सिंह जी, अपने विचार रखिए। देखिए, तमाम विषय पर मैं न बात करूं, मैं आज इतना ही रखूंगा जितना मैंने रख दिया है। ये सब तोता हैं, और संघ जो चाहेगा, संघ के पास हो सकती है कि संघ जिनको चाहेगा उनके साथ सौतेला व्यवहार कर सकता है, चाहे वो पक्ष में भी होगा तो भी उनके साथ ऐसा करेगा। रहा बात हमारे भाई साहब ने कहे हैं कि ये जो जीत करके जाते हैं, तो ये अभी तक 52 से आज तक जितने जीत करके गए हैं, एक भी 52 से आज तक के इतिहास बताइए कि जो भारत के 90% वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए कोई एक अधिकार के रूप तौर पर कोई कानून बनवाए हों। कैसे हम माने कि ये हमारे जीत करके जाते हैं? ये सब तोता बन करके जाते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए जाते हैं कि संविधान के अंतर्गत, संवैधानिक दायरे के अनुसार से अधिकार नहीं है, तो ये विरोध तो करेंगे नहीं। विरोध करेंगे तो इनकी ताकत, इनकी कुर्सी छीनी जाएगी। जो सच्चाई यही है सर। बिल्कुल। जी जी महेंद्र सिंह जी, जैसे बहुत सारे सवाल आप उठा रहे हो और एक तरीके से संविधान में जो प्रावधान है वो किस प्रकार से सही नहीं लग रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस विषय पर क्या समाधान देना चाहेंगे कि मैं ये समस्या कह रहा उठाना हूँ, तो हाँ अधूरा काम सुनिए तो सुनिए सुनिए, मैं समाधान भी बता देता हूँ। जब आप संविधान को पढ़ेंगे नहीं, आपने जो आर्टिकल बताए, तो संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल तो खुद बनाया है, अपने हित में बनाया है। इसमें वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, भारत के 90% लोगों के लिए कहाँ नाम कोई अधिकार है? ये तो जिन लोगों ने बनाया है अपने हित में, अपनी सत्ता को चलाने के लिए बनाया है। और वो, अब आपको मैं बता रहा हूं कि जो बनाने वाले लोग हैं वो समाज में अल्पसंख्यक हैं और संविधान सभा में बहुसंख्यक हैं। जो संविधान सभा से बाहर बहुसंख्यक हैं, वो संविधान सभा में अल्पसंख्यक हैं। किनके हित में संविधान बनेगा? थोड़ा हम लोग दिमाग से भी उस पर चिंतन करें, मनन करें कि सच्चाई क्या है। मुट्ठी भर लोगों का आधिपत्य रहा है संविधान सभा में। हम 90% लोग आज भी अल्पमत में हैं, और अल्पमत जो है बहुमत में होकर के सत्ता चला रहे हैं। लेकिन कारण है कि हमको जातियों में बांटा गया है, हमको भिन्न भिन्न तरह से अलगाव करके वो सत्ता पर काबिज हैं। ये परंपरावादी है। आजाद मुल्क हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन हम देश में 90% रहने वाले लोग आज भी आजाद नहीं हैं। हम गुलामों के गुलाम हैं, और उस दिन भी गुलामों के गुलाम थे। बहुत गंभीर सवाल है इसको, और इसका निदान यही है कि हमें संविधान को लेकर के, संविधान गर्दन में लगा करके हमें इस देश के शासक वर्ग से पूछना चाहिए कि भाई हम लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए इसमें क्या है और क्यों नहीं है। ये मांग उठाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, तब जाकर के लोगों का और शासक वर्गों का कान में ये आवाज जाएगी। तो हो सकता है कि इस संविधान में संशोधन हो और 90% लोगों के लिए कानून भी बने, उसके लिए भी अधिकार इसमें शामिल हो। और बेगर संविधान के आप जैसे आप कितना भी लड़ाई लड़ लीजिए, बेगर संविधान के आपका जीत नहीं होगा। जीत होगा तो संविधान से ही होगा।
लेकिन संविधान जी को जी पढ़ करके, संविधान को समझ करके अपनी मांग उठाना पड़ेगा कि हमारे लिए क्यों नहीं है, इन 90% वंचितों के लिए क्यों नहीं है। महेंद्र जाति, सिंह धर्म, क्षेत्र से ऊपर जी, उठना होगा। जी बोलिए आप कुछ। जैसे हम आप अधिकारों की आप बात कर रहे हो, तो जैसे हमारे मूल अधिकार हैं, तो उसमें तो भारत के सभी नागरिकों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, तो जो अधिकार सभी नागरिक। जी अब बस यही रुक जाइए। अब एक बात बताइए, भारत के लोग बहुसंख्यक, भारत के बहुसंख्यक लोग जान भी नहीं रहे हैं कि भारत में संविधान बन रहा है। और जब आप भारत के संविधान का प्रियम्बल पढ़िएगा तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष बनाएंगे। भूखा नंगा कैसे बना लेंगे भाई, इनके पास क्या है। और यही संविधान सभा के अंदर क्या कहते हैं कि 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण है, तो वो कहते हैं कि विधान परिषद ही इस देश को समाजवादी पथ निरपेक्ष समाज सब कुछ बनाएगा, ये संविधान सभा के लोग। लेकिन प्रियम्बल में क्या दे रहा है, हम भारत के लोग। एक बड़ी विचित्र कहानी है, ये बहुत बड़ी विचित्र कहानी है। प्रियम्बल कुछ कह रहा है। और बड़ी मजे की बात है कि उस समय जब संविधान बन गया था तो हमारे देश के चीफ जस्टिस ने, गजेंद्र गढ़कर जी ने कहा था कि प्रियम्बल जो है संविधान का अंग नहीं है। मैं नहीं, गजेंद्र गढ़कर जी ने ये बात कहा था कि ये संविधान का अंग नहीं है प्रियम्बल। जी आवाज जा रही है मैडम? जी जी सर। हाँ, तो एक दिन में पूरा डिबेट नहीं होगा। ये संविधान जो है ये भारत का धड़कन है, लेकिन भारत में रहने वाले लोगों का जिज्ञासा है कि हमारे लिए है कि नहीं है। मैं तो इसलिए आपसे बहस कर रहा हूं कि हमारे लिए नहीं है तो कैसे होगा। जी हम हमारा जो संविधान का सवाल था। निंदा नहीं करते हैं, हम संविधान को गले से लगाते हैं। लेकिन एक भारत के, हम भी एक नागरिक अगर हैं, नागरिक तो ऐसे सभी सबूत नहीं है मेरे पास, क्योंकि संविधान सभा ने हम लोगों को संरक्षण दिया है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक, आदिवासियों को केवल संरक्षण दिया है, अधिकार नहीं दिया है। इसलिए नागरिक भी हम नहीं है। लेकिन फिर भी हमें, अगर भारत के में हम पैदा हुए हैं, नागरिक हो या ना हो, भारत में पैदा लिए हैं, तो हमें भी संविधान में जानने का अधिकार है ना कि संविधान में मेरे लिए है कि नहीं है। गलत तो नहीं कहा ना मैडम? जी जी और हम इसके जो भी समाधान हो सकते हैं, वो संवैधानिक स्तर पर हो या व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। तो अगले एपिसोड में हम उस पर ये बात न करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत हमारे होगा साथ न में सामाजिक भगवान दास। होगा, जब भी होगा तो संवैधानिक होगा। ये व्यक्ति कोई नहीं फैसला कर देगा। जी जी जब भी होगा इसका निदान निकलेगा तो संविधान के द्वारा ही निकलेगा। और संविधान के अलग हट जी करके जी आप कुछ भी निकालिएगा, नहीं निकलेगा। आप देशद्रोही बन जाइएगा, आतंकवादी बना करके आपको जेलों में डाल दिया जाएगा। इसलिए संविधान हमारा सर्वोपरि है, संविधान को गले लगाते हैं, हम संविधान को स्वीकार करते हैं, परंतु अपना अधिकार तो खोजते हैं कि हमारे लिए अधिकार है कि नहीं है। जी महेंद्र सिंह जी, आपके जी विचार जो है वो संविधान से अपने अधिकारों की मांग भी करते हैं और साथ में राष्ट्र के विकास के लिए एक दिशा देने का कार्य करते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जी भगवान दास जी एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, और सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। हम संक्षिप्त में आपके विचार एक मुद्दे पर लेते हैं। जो अंतिम सवाल मैंने अपने अन्य मेहमानों से किया था कि हमने पहले प्रशासनिक संबंधों को जानने की कोशिश की कि केंद्र और राज्य के स्तर पर किस प्रकार से प्रशासनिक संबंध होते हैं। उसमें हमने राज्यपाल के संबंध में कुछ विवाद देखे, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में कुछ विवाद, मतलब इनमें केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां होती है। और एक मुद्दा हमने ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों से भी देखा, जिनको दुरुपयोग के संदर्भ में बहुत बार मुद्दे उठाए जाते हैं।
तो क्या भगवान दास जी आपको लगता है कि इनका ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का प्रयोग दुरुपयोग के रूप में किया जा रहा है और उन लोगों पर कार्यवाहियां की जा रही है जो सत्ता दल के विरोधी हैं या फिर सत्ता में नहीं? अपने विचार संक्षिप्त में सर इस पर रखिएगा, क्योंकि हमारा अंतिम सवाल आपसे ही। देखिए ऐसा है मैडम, कि अभी मेरे भाई बोल, जी किसकी आवाज आ रही थी? बोलिए कौन बोल रहा था? भगवान दास जी, बोलिए आप। देखिए अभी हमारे जो भाई बोल रहे थे, अभी जो हमारे भाई बोल रहे थे, हालांकि मैंने ज्यादा उनको नहीं सुना क्योंकि ये खेत है इसका बात का कि मैं बहुत ही ज्यादा कई समस्याओं में और कई मीटिंगों के बाद अभी मैं आया हूं। और मैं ऐसी परिस्थितियों में था कि नेटवर्क से बाहर होने की वजह से मैं आपसे जुड़ नहीं भी सका। उस बात का हमें खेत है। और भाई जो बोल रहे थे कि हम नागरिक हैं या नहीं है, ये हम कुछ नहीं पक्के सबूत से नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो सरकार के विरुद्ध में, जो सरकार की मंशा पे सवाल उठा दे, उसी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो देश का नागरिक नहीं है? अगर सरकार से कोई अपने हक अधिकार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सम्मान की मांग करता है या वो कोई आवाज उठाता है, तो उसको देशद्रोही बना करके जेल में डाल दिया जाता है। ये तो सरेआम सरेआम गुंडागर्दी और गंडागर्दी का एक बहुत बड़ा ये समझो तानाशाही तानाशाही है। और तानाशाही के माध्यम से विपक्ष के लीडरों को ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जात धर्म के नाम पर बांट करके और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके, और जो वाकई में आम नागरिक भी हैं उनको भी ऐसे मुकदमों में फंसाया गया। ईडी और सीआईडी का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। आपने देखा होगा कोई किसान के ऊपर जिसकी आमदनी मुझे लगता है 3,000 के कुछ आसपास थी, और उसके ऊपर ईडी और सीबीआई का नोटिस गया था। तो इस तरीके के अगर ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता रहेगा तो देश का कहाँ भला होगा, हमारे हक अधिकारों का कहाँ भला होगा, लोकतंत्र की कहाँ रक्षा हो रही है? ये सारी 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 सरकार, जो इस सरकार की नियत है कि ये किसी न किसी तरह से दलितों को, पिछड़े वर्ग को, आदिवासी को और मुस्लिम वर्ग को, इन वर्गों को का शोषण करे और आपस में लड़ाए। ये क्या सवाल उठता है? इन्होंने अभी नारा दिया था बटोगे तो कटोगे। हम कभी बटे? दूसरी बात, हम कभी एक हुए? जब हम कभी एक ही नहीं हो सके, तुमने हमें कभी माना ही नहीं। देश का सर्वोच्च सर्वप्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति जी को मंदिर की चौखट पर पूजा करने पड़ता है, तो हम कहाँ एक हो गए? हम तो कहीं नहीं कहीं, तुमने हमें कभी समझा ही नहीं कि हम हिंदू हैं। हम जब हिंदू नहीं हैं, हम जब कोई ऐसा वो नहीं होते हो, कुत्ते के साथ में पाल लेटाते हो, लेकिन हमको पानी पीने का अधिकार नहीं, मूछ रखने का अधिकार नहीं, घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार नहीं। तो हमारे ऊपर जब कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो हम कहां से एक हो सकते हैं? तो हम नारा दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे, नेक रहो, एक रहोगे तो नेक रहोगे। काहे का नेक और काहे का फेक? तुम जब हमारा शोषण, हमारी समाज का शोषण सदियों से करते चले आ रहे हो, हजारों वर्ष बीत गए हैं, और उसके बाद तुम कह रहे हो बटोगे तो कटोगे। ईडी सीबीआई की बात है, संवैधानिक संस्थाओं की बात है। कोई संस्थानिक, कोई संवैधानिक संस्था, चाहे वो SC/ST आयोग हो, मानव अधिकार आयोग हो, किसानों से जुड़ा हुआ निर्देशक हैं, कभी भी कोई भी संस्था ने हमें हक अधिकार से जीने का रास्ता इस सरकार में नहीं बचा। कुछ दिन से ये जिस वो कहने वाली बात ये आती है कि जिसके परिवार ना हो वो क्या जाने परिवार का दर्द। हम लोग
हम लोगों का दर्द तो वो जान सकता है जो औलाद वाला हो, जो घर परिवार वाला हो, समाज वाला हो। वो किसी को समझता ही नहीं है, किसी को उसने आज तक माना ही नहीं है, तो वो क्या हमारा दर्द समझ सकता है। मैडम, इसी के साथ, चूंकि संक्षेप में आपने बोला था, मैं जय भीम नमो बुद्धाय। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.